लेकर एनएमसीएच से पुलिस अभिरक्षा में इलाजरत 25,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी मिथुन सिंह के फरार हो जाने से पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस कस्टडी में मिथुन सिंह था। इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा गया था। पुलिस कर्मियों को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है और घटना के बाद से पटना सिटी के एसपी एनएमसीएच पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि आखिर पुलिस कस्टडी से एक कुख्यात अपराधी कैसे भाग जाता है। उसी को जांच करने आए थे। कहाँ का मामला था? खुसरूपुर को बताया थाने का था। तो यहाँ कौन ड्यूटी पे था? यहाँ पर चौकीदार वगैरह? चौकीदार था और एक जीएसआई था, एएसआई। तो किस मामले में यहाँ पर आए थे? खुसरूपुर का है, उसी पे तो जांच करने आए। तो जा रहे खुसरूपुर से कैदी था, अपराधी था, इनामी था जी। तो आगे क्या कार्रवाई हो सकती है सर इसमें? अभी जांच लापरवाही तो लापरवाही कार्रवाई होगी। और चलिए अब बात बिहार की सियासत की करते हैं। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल लगातार तेज है। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात जारी है। अमित शाह से संजय झा की मुलाकात हुई। अमित शाह के आवास पर पहुंचे संजय झा। जेपी नड्डा भी मिलने के लिए पहुंचे थे और इसके अलावा जानकारी है कि नित्यानंद राय की भी मुलाकात हुई है। बिहार में सरकार गठन पर लगातार मंथन चल रहा है और बाद में लल्लन सिंह भी मिलने पहुंचे थे। लगभग 3 घंटे तक बैठक चली है। अमित शाह के साथ जेडीयू के नेताओं की बैठक हो रही है। आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। लगभग 3 घंटे तक बैठक चली है और जब नेता पहुंच रहे थे अमित शाह से मिलने के लिए, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात का दौर लगातार तेज है। एक तरफ बिहार में सरकार गठन को लेकर तैयारी हो रही है। अमित शाह से संजय झा की मुलाकात हुई है। लल्लन सिंह मिले हैं। जेपी नड्डा भी मिलने के लिए पहुंचे। इसके अलावा जानकारी मिल रही है नित्यानंद राय, उनकी भी मुलाकात अमित शाह से हुई। लगभग 3 घंटे तक मुलाकात और बैठकों का दौर देखा गया है और ऐसे में ये संभावना जाहिर की जा रही है कि जो दिल्ली में बातचीत चल रही है वो बिहार में सरकार गठन, मंत्रिमंडल के विस्तार, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही होगी। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह जुड़ चुके हैं। अमितेश, अमित शाह से लगातार बड़े नेताओं की मुलाकात चल रही है। 3 घंटे तक बैठक चली। कौन कौन पहुंचा था, किस तरीके की बातें हुई, विस्तार से बताइएगा। देखिए, लगभग 3 घंटे तक मुलाकात चली है और बैठक अभी खत्म हुई है। अमित शाह, जेपी नड्डा दोनों मौजूद थे, बीजेपी के दोनों शीर्ष नेता, और इधर जेडीयू की तरफ से दोनों शीर्ष नेता, जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा और यूनियन मिनिस्टर जो है केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, दोनों मौजूद रहे। तो लल्लन सिंह, संजय झा थोड़ी देर पहले ही अमित शाह के आवास से बाहर निकले हैं। निश्चित रूप से काफी बड़ी चर्चा हुई है, लंबी चर्चा हुई है 3 घंटे तक, और केवल शपथ ग्रहण समारोह जो है 20 तारीख को होने की जो संभावना जताई जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह से आगे हम लोग बढ़े हैं और कौन कौन से मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, तमाम इश्यूज को लेकर के चर्चा हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी चाहती है, बीजेपी आलाकमान चाहता है कि किसी तरह की कोई बातचीत अधूरी न रह जाए, इसीलिए दोनों नेताओं को वापस दिल्ली बुलाया गया था और जेडीयू के दोनों नेता दिल्ली पहुंचे थे। और अमित शाह के साथ जो बैठक हुई है उसमें अलग अलग अगर देखा जाए तो पार्टी वाइज जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कितने मंत्री हो सकते हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, उसको लेकर भी निश्चित रूप से चर्चा आज की बैठक में हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि हर एंगल से बीजेपी चाहती है कि कास्ट कॉम्बिनेशन और सामाजिक समीकरण को पूरा ख्याल रखा जाए, इसलिए उसी हिसाब से जेडीयू कोटे के मंत्री तय हों, बीजेपी कोटे के मंत्री तय हों, और साथ में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है या चिराग पासवान जितना मांझी की पार्टी है, उनके तरफ से जो मंत्री आए तो तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर ही उसी हिसाब से तय किया जाए। लेकिन अमितेश, एक तरफ देखिए गांधी मैदान में पटना में बड़ी तैयारी चल रही है शपथ ग्रहण के लिए, दूसरी तरफ बैठकों का दौर दिल्ली में दिख रहा है, तो क्या जानकारी मिल पा रही है मंत्रिमंडल में किस तरीके का फॉर्मूला रखा जाएगा बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, घटक दलों की तरफ से? और एक जानकारी ये भी है कि स्पीकर पद को लेकर दोनों पार्टियां चाहती हैं कि उनका स्पीकर हो। जी हाँ, बिल्कुल, स्पीकर पद पर दोनों पार्टियां चाहती हैं उनका स्पीकर हो, उस पर भी चर्चा हुई है। और खास तौर से जो फॉर्मूले की बात हो रही है कि एक आनुपातिक
तरीके से इस बार बंटवारा हो, मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे, उस हिसाब से जेडीयू बीजेपी दोनों की संख्या लगभग बराबर हो सकती है। 14-14 या 15-15 दोनों के मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से 3 मंत्री ठीक है हो सकते अमितेश, हैं। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी हो रही है। पटना एयरपोर्ट पर समीक्षा बैठक, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत मौजूद रहे, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कई राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं। देखिए, पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए लगातार तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए जो पुलिस के बड़े ऑफिसर्स हैं वो लगे हुए हैं। इसके साथ ही जानकारी है कि कई राज्यों के सीएम भी पहुंचेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, उसी को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। सरकार को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर जिस प्रकार का मुहर लगाया है, एनडीए को विशाल बहुमत देने का काम किया है, उसका 20 तारीख को यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कई राज्यों के हमारे एनडीए के नेता, माननीय मुख्यमंत्रीगण यहाँ पधारेंगे। उसको लेकर के एक समीक्षा आज यहाँ की गई है और हम समझते हैं कि यह कार्यक्रम अपने आप में भव्य हो। और वहीं शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान में सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय, डीएम, एसएसपी, डीजीपी और तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री समारोह में शामिल होंगे। मंत्री नितिन नवीन, मंत्री संजय सरावगी गांधी मैदान पहुंचे, जहां पर उन्होंने जायजा लिया है और वहां पर तैयारियों को देखा है कि जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 20 नवंबर को है और बहुत कम समय है, तो ऐसे में वहां पर कैसे तैयारियां मुकम्मल जमीन पर की जा रही है, उसी को देखने के लिए पहुंचे थे। और जनादेश ऐतिहासिक है तो जश्न भी ऐतिहासिक होगा। और ऐसे में नई सरकार की शपथ के साक्षी बनने के लिए देश भर के एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। और देखिए किसको किसको न्योता पहुंचा है। शपथ के साक्षी होंगे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, ये भी पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ देखिए जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी इस शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया बिहार में, और ऐसे में जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा तो वो भी पहुंचेंगी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंचेंगे। मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, वो भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इन्होंने भी चुनाव प्रचार में बहुत जोर लगाया। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ये भी शपथ ग्रहण में होंगे। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो भी शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। जो लिस्ट अब तक सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और एनडीए के बड़े नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए रोहिणी आचार्य के मामले पर जो अपडेट है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। राज्य महिला आयोग का बयान इस पर आया है। रोहिणी के साथ आयोग खड़ा है, शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। रोहिणी के साथ जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। रोहिणी ने प्रताड़ना का आरोप लगाया, लालू परिवार में गाली गलौज का उन्होंने आरोप लगाया, चप्पल चलाने का आरोप लगाया। और ऐसे में अब देखिए महिला आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर रोहिणी शिकायत करती हैं तो इस मामले में कार्रवाई होगी और उनको इंसाफ दिलाया जाएगा। रोहिणी के साथ जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। रोहिणी ने प्रताड़ना का आरोप लगाया था, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनके ऊपर चप्पल चलाया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। महिला आयोग के सामने में आवेदन वो देती हैं, सामने वाला पक्ष आवेदन देता है, तो निश्चित रूप से महिला आयोग किसी भी बेटी की आंखों में आंसू आने नहीं देगा। उनको न्याय दिलाने का काम करेगी और न्याय दिलाने के लिए जितना दूर तलक जाना पड़े जाएगी। वाजिब हक मिलना चाहिए। मुझे जो मामला लग रहा है वो शादीशुदा महिला का अपने मायके में बोलना सामने वाले को रास नहीं आया है, इस तरीके का लग रहा है।
कि वो ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही थी या कुछ बोल रही थी। तो अगर इस तरीके की मानसिकता है तो सामने वाला भी सचेत हो जाए, क्योंकि महिलाओं को बहुत हक मिला है। और इस तरीके की जो वो सामने वाले सोच रहे हैं कि बेटी को हक नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो शादीशुदा नहीं रहती तो निस्संदेह वो उसको घर छोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन वो शादीशुदा थी, इसलिए उनको छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये एक बहुत दुखद मामला है। और महिला आयोग के पास जो है वो आवेदन लेके आती है रोहिणी आचार्य जी, तो निश्चित रूप से न्याय दिलाने का काम। और वहीं केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा कि लालू जी तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि एक जघन्य अपराध हुआ है। रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से बातें उजागर की, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बावजूद वो जिद्दी हैं। हम ये बहुत पहले से कह रहे थे कि जब उन्होंने कहा था कि वो इतने सारे रोजगार पैदा करेंगे, हमने कहा था कि ये बकवास है। और विधायक दल का नेता का सवाल क्या है कि जो 5-10 रहते हैं वो भी चुनते हैं। तो बात तो सही है कि लालू जी साथ दे रहे हैं तेजस्वी को। हालांकि कि बड़ा हीनियस, एक तरह से मैं कहता हूँ, क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। और चलिए इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे। तेज प्रताप यादव का पोस्ट आया है। बहन रोहिणी को लेकर उन्होंने पोस्ट किया है और बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो एक्स पर लिखते हैं, हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय चंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना होगा। और देखिए, इससे पहले भी तेज प्रताप यादव कह चुके हैं कि अगर उनकी बहन का कोई अपमान करेगा तो फिर न्याय के लिए सुदर्शन चक्र चलेगा। एक बार फिर से जब रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाए तो इस पर तेज प्रताप यादव ने पोस्ट करते हुए कहा कि जय चंदो को बख्शा नहीं जाएगा। जय चंदो को खुली चुनौती देते हैं। मेरे दिल को भीतर तक जोर दिया है। बहन का अपमान असहनीय है। हम किसी भी हालत में अपमान बहन का बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय चंदो को अपने व्यवहार का, दुर्व्यवहार का परिणाम चुकाना ही होगा। और चलिए बात पीके की करते हैं। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया है सामने। नीतीश को कभी भ्रष्टाचार नहीं कहा, भ्रष्टाचारी नहीं कहा। मैंने भ्रष्ट मंत्रियों पर पीसी की थी। परिणाम के बाद नीतीश बिल्कुल स्वस्थ है। भ्रष्टाचार मुक्त मंत्रिमंडल बने। पीएम शाह नीतीश मंत्रिमंडल देखे। प्रशांत किशोर का बयान आया है और उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी नहीं कहा। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। चुनाव से पहले सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचारी मंत्रियों को लेकर इसी जगह पर हम लोगों ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। नीतीश कुमार को कभी व्यक्तिगत तौर पर बेईमान नहीं बताया गया है, भ्रष्ट नहीं बताया गया है। लेकिन हम लोगों का ये मानना था कि नीतीश जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगल बगल के लोग लूट रहे हैं, चला रहे हैं। अभी परिणाम आए हैं, नीतीश जी को देखकर लग रहा है कि नीतीश जी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। तो अब मेरी उनसे अपेक्षा है कि 2 दिन के बाद अभी मंत्रिमंडल बनने वाला है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम लोग इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशनल मोड में हैं। तो उसी इमोशनल मोड में मेरी आपसे अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडर। और चलिए इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखें। पटना से ये बड़ी खबर, युवती से गैंगरेप मामले में एक्शन हुआ है। पीड़िता की शिकायत पर 4 गिरफ्तारी की गई है और होटल में युवती से रेप हुआ था। एक लग्जरी गाड़ी में बताया जा रहा है कि लग्जरी गाड़ी भी इस पूरे मामले में बरामद की गई है और पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई। 16 नवंबर को जबरन उठाने की बात सामने आई है। पुराने जान पहचान का ये आरोपी बताया जा रहा है और अब इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पीड़िता की शिकायत पर यह गिरफ्तारी की गई। और इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।